नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। आज बात छत्तीसगढ़ में 2023 की तैयारी की। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए पूरी जोर आजमाइश लगाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद बजट सत्र के बाद मैदान में उतरकर मोर्चा संभालने वाले हैं। सीएम सरकारी योजनाओं की रियलिटी चेक के साथ साथ विधायकों का फीडबैक भी लेंगे। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या 2023 में भूपेश कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? भूपेश के स्टेट में कितने विधायक पास होंगे? भूपेश बघेल जो टेस्ट लेने वाले हैं उस टेस्ट में विधायक कितने पास होकर निकलेंगे? जिस बजट के बाद सीएम प्रदेश का दौरा करने वाले हैं, विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं, उस बजट में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी? बजट के जरिए क्या 2023 को साधने की कोशिश होगी? किसे मिलेगा 2023 में जनता का समर्थन? इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या 2023 में बीजेपी की वापसी हो पाएगी? ऐसे बहुतेरे सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहले ही रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में दोबारा सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी संगठन के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। बजट सत्र के बाद भूपेश बघेल विधानसभा के दौरे पर निकलेंगे। इस दौरान भूपेश बघेल अपने विधायकों के परफॉर्मेंस का फीडबैक लेंगे और साथ ही लोगों से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं का रियलिटी चेक भी करेंगे। सरकार समय समय पर हर जिलों माननीय मुख्यमंत्री जी जिलों की दौरा करते हैं तो वहाँ की समीक्षा करते हैं, फीडबैक भी वहाँ के कलेक्टरों से लेते हैं। लगातार काम चल रही है और हम 2 साल पहले से ही हम संगठन स्तर पर, सरकार भी अपने स्तर पर अपनी तैयारियों में लगे हैं और कुछ कमियां होंगी तो उन कमियों को दूर करने का समय रहते हम काम करेंगे और नई ऊर्जा के साथ, नई मजबूती के साथ हम 2023 और 2024 के चुनाव में जाएंगे। हमें लगता है फिर से छत्तीसगढ़ में 2023 में छत्तीसगढ़ की महान जनता कांग्रेस पार्टी को जनादेश देगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री के मोर्चा संभाले जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। राज्य के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर साहू ने कहा कि अच्छा है कि मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाएंगे। चुनाव की तैयारी तो करनी चाहिए, कम से कम कांग्रेस को अपने भीतर विरोधियों को निपटाना जरूरी है। कम से कम कांग्रेस के भीतर अपने विरोधियों को निपटाना जरूरी है उनको, इसलिए वो तो जाएंगे ही। और मिशन 2023, मिशन 2024 ये हम लोगों का भी महत्वपूर्ण मिशन रहेगा। इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। 15 सालों बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के पास वर्तमान में 70 विधायक हैं। इसमें से अधिकांश पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस सरकार के 3 साल में कई विधायक की शिकायत सीएम के साथ आला कमान तक पहुंची है। यही वजह है सीएम सीधे सभी विधानसभा का दौरा कर विधायकों की कार्यशैली के बारे में जनता से फीडबैक लेंगे। मिशन 2023 के पहले सीएम बघेल का दौरा चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तैयारियों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है। टीम न्यूज स्टेट। तो कांग्रेस एक बार फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए अब मुख्यमंत्री के चेहरे का सहारा लेने जा रही है। एक तरफ जब मुख्यमंत्री पूरे देश में कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, तब 2023 के लिहाज से छत्तीसगढ़ में उनकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के दौरे पर निकलने वाले हैं और उस दौरे के दरमियान वे खुद फीडबैक लेंगे, अपनी योजनाओं की जानकारी जुटाएंगे और जहां कहीं कोई कमी नजर आएगी तो उसको दुरुस्त करने का प्रयास भी करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ के हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। एक तरफ सरकार प्रदेश में पिछले 4 सालों में लगातार विकास के लिए काम कर रही है। कई सारी योजनाएं प्रदेश की जनता को खुशहाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लागू की, उनका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। लेकिन सत्ता में रहते हुए संगठन के साथ जुड़कर अब प्रदेश का दौरा करना, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कमी नजर आ रही हो जिसे पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ रहा है?
देखिए, आपको मैं बता दूं कि वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे पूर्व में अध्यक्ष थे और उन्होंने लगभग 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की थी और लगभग 1,500 किलोमीटर से ज्यादा की उन्होंने पदयात्रा की थी। और जिस प्रकार से एक संगठन को, जिस प्रकार से आप देखिए कि जीरम जो घाटी जो नरसंहार हुआ था और जिसमें हमने अपने सभी नेताओं को खोया था, उसके बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली थी और उसके बाद जिस प्रकार से सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल को ऊंचा करना, पूर्ववर्ती सरकार की नाकामी को लेकर उसमें प्रदर्शन करना, धरना देना, जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाना, ये सारा काम उन्होंने किया है। व्यक्तिगत रूप से एक एक कार्यकर्ता को वो जानते हैं, चाहे वो वार्ड स्तरीय का हो, ब्लॉक स्तरीय हो, चाहे प्रदेश स्तरीय हो। और बड़े गर्व के साथ मैं आपको दीपेश जी कहता हूं कि जब हमारी सरकार आई, जो नवा छत्तीसगढ़ जो अभी हम बनाने के लिए और अग्रसर हो रहे हैं, नवा छत्तीसगढ़ में गढ़ने में हमने जन जन का जो योगदान लिया है और जो सरकार हमारी आई थी 15 वर्षों के बाद, वो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट और सेंट्रल लेवल की मैन टू मैन मार्किंग के तहत और हमारे जो कार्यकर्ता जो लगातार 15 साल इस प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार से लड़ते रहे, उनके ऊपर झूठे केसेस लगाया जाता था। आपने देखा है बिलासपुर के कांग्रेस भवन में जिस प्रकार से उनके ऊपर लाठीचार्ज तक किया गया था, ऐसे में भी हमारा कार्यकर्ता हिला नहीं, डरा नहीं और वो लगातार निश्चय करके कि अब सरकार बनाना है इस प्रदेश में। और जिस प्रकार से हमारी सरकार बनी, प्रचंड बहुमत से, जनता के आशीर्वाद से 68 सीट जो आई और उसके बाद उपचुनाव के बाद आज हमारे 70 विधायक है और जिस प्रकार से हमारा नेतृत्व यहाँ पर काम कर रहा है, पूरा संगठन एक होके काम कर रहा है। और आपको एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं आदरणीय मोहन मरकाम जी, एक एक जगह, एक एक विधानसभा में वो जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और कार्यकर्ता के बीच बहुत ही सरल तरीके से वो मिलते हैं लोगों से और बहुत ही गंभीरता के साथ अगर कार्यकर्ता कुछ बताता है तो उसे नोट भी करते हैं और उसका इतना सब होने के बाद मुख्यमंत्री को दौरा करना पड़े विधानसभा क्षेत्रों का, उसकी कोई खास वजह? देखिए, बहुत ही सम्मानित आदरणीय हमारे लोकप्रिय जननायक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिस प्रकार से चाहे असम हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल को पसंद किया जा रहा है। अब तो प्रधानमंत्री जी भी हमारी योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी वर्ष वो ये नहीं कह पाते कि छत्तीसगढ़ में इसे लागू किया गया है। जब हम डिबेट में 2 दिन से बैठ रहे हैं और भाजपा के नेताओं से पूछते हैं ना दीपेश जी, क्या आपकी ये योजना थी तो बताइए, कितना गोबर आपने खरीदा, कितना पेमेंट किया, वो कुछ नहीं कह पाते। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो केंद्र उसके अपनाना चाह रहा है। देखिए, अच्छी योजना अगर केंद्र की होगी हम अपनाएंगे, हमारी अच्छी योजना है वो अपना रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन राजनीति बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष में अगर छत्तीसगढ़ मॉडल पसंद किया जा रहा है और अगर वो प्रदेश में अगर उनकी कार्यकर्ताओं की डिमांड है और अगर वो जो उन्होंने कहा था कि अब आप अपने क्षेत्रों में, विधायकों को भी कहा था कि आप अपने क्षेत्रों में जाइए, जनता के सुख दुख में निश्चित तौर पे पहले भी आप खड़े होते, आज भी खड़े होइए, समस्या बताइए, क्या करना है मुझे बताइए और आपको जिताने की जवाबदारी मेरी। तो वो जो कथन था उनको, तो लगातार फीडबैक भी वो अपने विधायकों से लेते रहते हैं, मंत्रियों से लेते रहते हैं, कार्यकर्ताओं से लेते हैं। और आपको एक अहम बात बता दूं कि हम प्रवक्ताओं की भी बैठक समय समय पे वो लेते हैं, दिशा निर्देश देते हैं और लगातार जिस प्रकार का उनके कार्यशैली जो है, अभी तक तो वो विधायकों से फीडबैक लेते रहते थे, अब क्या विधायकों का फीडबैक लेने जनता के बीच जा रहे हैं? अमित जी, संक्षेप में देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनता से फीडबैक लेना जाना कहीं बुराई नहीं है, क्योंकि विधायक भी जनता के हैं और विधायकों की भी बिल्कुल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना 1 वर्ष पूर्व और लगातार विधायकों का फीडबैक लेना, किस नजरिए से देखा जाए? कोई चुनौती अब बीजेपी को नजर आती है? देखिए दीपेश जी, किसी का दौरा, कांग्रेस का आना जाना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई मुख्यमंत्री जी यदि वो दौरा कर रहे हैं तो उसमें कोई तकलीफ की बात हमको नहीं है। लेकिन मैं इसमें देखता हूं कि ये कांग्रेस की घबराहट है, मुख्यमंत्री जी की घबराहट है कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके विधायक जो हैं ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको स्वयं लग रहा है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो फेल हो रहा है। अभी मैं अमित श्रीवास्तव जी की बात सुन रहा था कि मुख्यमंत्री जी दमदारी से जो हैं
आसाम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल को रख रहे हैं। आप इन राज्यों का परिणाम देख लीजिए। आसाम में क्या हुआ कि इस सरकार को झूठ बोलने वाली सरकार मानते हुए आसाम के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बंगाल में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थिति आज क्या है, कांग्रेस जो है 0 पे पहुंच गई है आज। बिहार में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के गए, आप फेल हो गए। आप उत्तर प्रदेश में अभी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि कांग्रेस की पिछली बार जितनी सीट है उससे कम होगी। भारतीय जनता पार्टी तो भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देती है कि जहां जहां ये जा रहे हैं वहां वहां कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है। राहुल गांधी एक नेता है, दूसरे नेता इसी को प्लस पॉइंट लेकर चल रही है कि अगर प्रदेश का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे तो आपको सीधा फायदा होगा। बीजेपी इसे प्लस पॉइंट मान रही है। जी जी बिल्कुल मान रहे हैं हम प्लस पॉइंट, क्योंकि ये झूठ बोलने आप लोग अपने संगठन में कोई तैयारी तो नहीं कर रहे ना चुनाव की 2023 के लिहाज से? फिर 2023 के चुनाव के लिहाज से बीजेपी की तो कोई तैयारी होगी नहीं। अगर यही दौरा करें पूरी तैयारी तो आपके लिए तो फायदा है। एक चीज देखिए मेरे को, अभी अमित श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व हमारा बहुत सजग है। केंद्रीय नेतृत्व यदि कांग्रेस का सजग होता तो देश भर में कांग्रेस की ये हालत नहीं होती जो आज हमको देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार का झूठा घोषणा पत्र पिछले चुनाव में कांग्रेस ने लाया था उसके कारण ये हुआ। मोहन मरकाम जी अब शराबबंदी पे मुंह चुराते बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सामाजिक सम्मेलन में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं शराबबंदी करना है, लोग हाउ कहते हैं तो मुख्यमंत्री जी मुंह छुपाते हैं और कहते हैं तुम शराब पीना बंद कर दो, जो शराब पी के आता है उसको घर में घुसना बंद कर दो। ये इस प्रकार की बातें जो हैं एक प्रकार से किसी को विश्वास नहीं है। आपने क्या चिटफंड कंपनी का पैसा वापस किया, क्या अनियमित कर्मचारी जो है उनको नियमित कर दिया, महिला समूह का ऋण माफ किया, इतना धोखा किया आपने महिला समूह के नाम से कि कालातीत ऋण को आपने ये बताया हमने महिला समूह का ऋण माफ कर दिया जो 10 साल पहले के थे। आज भी महिला समूह के लोग जो हैं इस बात की आस लगाए कि उनका ऋण कब माफ होगा। निराश्रितों का कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो गिनाने वाला है जो पूरे नहीं हुए 5 वर्षों में, 4 वर्षों में, अभी 1 वर्ष और बचा हुआ है, उनको विपक्ष कहीं ना कहीं गिनाने की कोशिश करने वाला है। मैं लौट रहा हूं डॉक्टर साहब आपके पास। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश गुप्ता जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री का प्रदेश दौरे पर निकलना, विधानसभा क्षेत्रों में जाना, क्या एक तो ये दर्शाता है कि बजट में इस वर्ष कुछ खास होने वाला है प्रदेश के लिहाज से, विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से, और यही वजह है कि उसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश का दौरा करेंगे, एक। और दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर विधायकों का फीडबैक लेकर 2023 के टिकट वितरण के पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरे की नजर आएगी? दीपेश जी, चुनाव 2023 के आखिर में होना है और जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है उसके पास एजेंडा सेट करने का समय होता है। वो एजेंडा, चुनाव का एजेंडा तो कम से कम सेट कर ही सकता है वो कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी को आपको जो है अपने जो खिलाफ जो भी लोग हैं, चाहे वो विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी हो, आपके सरकार के परफॉर्मेंस की एंटी इनकम्बेंसी हो, तो आप उसे पॉजिटिव वोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती होती है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति जब कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस कोई बहुत कमजोर वहां नहीं रही है। आप 13 का इलेक्शन ये उसके पहले का भी देखिए, वहां जितनी कांग्रेस मजबूत है उतनी गुटबाजी भी हम देखते हैं कि गुटबाजी होती है। गुटबाजी के बावजूद भी ऐसा होता है कि 2013 में तो ये अनुमान ही लगा रहे थे कि जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी। तो बहुत सारी चीजें। और अब आप देखिए भूपेश बघेल जी जिस तरह का वो अपना एक एक्सपोजर अलग अलग स्कीम्स के जरिए कर रहे हैं, वहां बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो जनता से कनेक्ट करने के लिए जरूरी होते हैं, जिन्होंने जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष में रहते हुए राजनीति की, क्या वो मुद्दे जनता के उन्होंने हल कर लिए? यदि वो हल नहीं किए तो ये जो भी दौरा होगा या जो भी बजट पे आप लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे तो आपको ग्राउंड पर आप कितना समय देते हैं। देखिए 2 तरह के दौरे होते हैं। एक तो ये होता है कि आप स्टेज से भाषण दिया और लौट आए, दूसरा आप एक जो है कहीं ना कहीं एक संवाद का माध्यम कोई ना कोई आप विकसित करते हैं कि लोगों से आपको पता लगता है कि
किस जिले में क्या प्रॉब्लम है, गांव में किस तरह की समस्याएं हैं, चाहे जो भी आप जो इंडिकेटर्स होते हैं डेवलपमेंट के, उन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स पर तो आप बात करते ही हैं, जिनकी समीक्षाएं लगातार सरकार करती है कि आम आदमी तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यदि वो केवल जो है मंत्रालय में बैठ के उससे संतुष्ट हो जाता है कोई भी मुख्यमंत्री, तो निश्चित तौर पर जैसे 2018 के चुनाव परिणाम रहे, के लिए आप छत्तीसगढ़ ही नहीं है, आप राजस्थान में देखिए कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया था, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया था। तो आज की जो राजनीति है वो राजनीति बदल चुकी है। आप ग्राउंड पर नहीं जाएंगे, आप यदि जनता की बात नहीं सुनेंगे तो फिर आपको उसका भाव भी पता नहीं लगेगा कि चुनाव, फिर उसके बाद जो नतीजे हैं चुनाव के नतीजे, जब आप भाव नहीं पता होगा तो आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अमित श्रीवास्तव जी, 2023 के पहले अगर बजट के बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि नब्ज टटोलने के बाद कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे प्रदेश में? देखिए दीपेश जी, आपका सवाल का जवाब मैं 10 सेकंड बाद दूंगा। पहले बहुत ही सम्मानित डॉक्टर विमल चोपड़ा जी ने लास्ट में कहा कि हमने चिट फंड कंपनी से वादा किया था कि हम उसके पैसे को सीज करेंगे और जनता को देंगे, तो मैं वो अपने ज्ञान को दुरुस्त कर ले। मैं बता दूं 17,000 से ज्यादा निवेशकों के हमसे ज्यादा पैसे वापस भी लौटाए हैं, और जो आवेदन हमने मंगाए हैं, रायपुर में 2,07,000, बिलासपुर में 1.5 लाख, धमतरी में 90,000 और 80,000 आवेदन महासमुंद में आए, जिसका निराकरण किया जा रहा है। अब बहुत ही सम्मानित दिनेश भैया ने जिस प्रकार से कहा कि फीडबैक, मैं आपको बता दूं दिनेश जी कि हमारे यहाँ जब सरकार और मुख्यमंत्री जी जाते हैं जनता के बीच, तो तुहर द्वार तुहर सरकार, वो जो नाम होता है कि हम जो सरकार जब उनके द्वार जाती है तो उनकी समस्याओं को अगर कुछ रहती है तो वो आज वहां पर मंत्री भी बैठते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे संगठन के निर्देश पे मंत्री स्वयं राजू भवन, कांग्रेस भवन में बैठते हैं और लगातार वहां पर आम जन भी आते हैं, और अगर उनकी कोई, हमारे कार्यकर्ताओं की कोई पीड़ा रहती है, कोई काम रहता है, कोई समस्या रहती है, उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको सुलझाया जाता है। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि लगातार हमने जो वादे किए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 सालों में, जिसमें लगभग 1.25 साल दीपेश जी कोरोना काल में गया, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी जो होती है किसी व्यक्ति की सरकार पे, हम वो बनाने में सक्षम हमने, मुझे ऐसा लगता है कि हम उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस हुए हैं। दूसरा एक अहम बात कि 2,80,00,000 जनता जो छत्तीसगढ़ की है, और हमारे यहाँ जो ग्रामीण और वनांचल है, उसको जो लगातार पूर्ववर्ती सरकार ने जो वहां पर काम नहीं किया था, और जिस प्रकार से बस्तर जैसे क्षेत्र में भी, वनांचल में भी लाल पानी पीने के लिए जो विवश उनको होना पड़ता था, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, तो हमारी सरकार आने के बाद एक नीति और एक रणनीति बना के उसमें काम किया गया दीपेश जी, कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का उसको लाभ कैसे पहुंचे, और उसपे कहीं ना कहीं व्यापक जन समर्थन और जन भागीदारी उसपे कैसे सुनिश्चित किया जाए, समावेशी विकास का उनका योगदान कैसा हो। इसलिए कहीं ना कहीं उसमें 2,80,00,000 जो हमारे लोग हैं, उनके हाथों से हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने के लिए 3 साल से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे भी कहीं ना कहीं वो काम करते हुए आप नजर आने वाले हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अगर पहुंच रहे हैं क्षेत्रों में तो कहीं कोई कमी है तो उसे और दुरुस्त किया जाएगा। मैं लौट रहा हूं अमित जी, डॉक्टर साहब से एक और सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कांग्रेस आलाकमान को लेकर एक सवाल खड़ा किया था, लेकिन उससे इतर मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस कहीं पिछड़ती नजर आती है पूरे देश में और अन्य प्रदेशों में, तो वो संगठन की मजबूती है बीजेपी के। क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन उतना मजबूत है कि 2023 के चुनाव में कड़ी टक्कर कांग्रेस को दे पाएगा? देखिए दीपेश जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है उसकी मजबूती के लिए। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं हमारे, चाहे शिव प्रकाश जी हो, चाहे पुरेंद्रेश्वरी जी हो, चाहे नितिन नवीन जी हो, लगातार दौरे कर रहे हैं। और सिर्फ रायपुर नहीं, वो दूरस्थ बस्तर जा रहे हैं, अंबिकापुर जा रहे हैं, मैदानी क्षेत्र में जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और रणनीति है कि उसको हम मजबूत करें। साथ ही कांग्रेस की जो असफलता है उसको हम आगे लाएं। देखिए, आज आपको बता रहा हूं कि रेत के मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कड़ा वक्तव्य दिया और छापे मरवाए। क्या हुआ? रेत के दाम दुगने हो गए। ये पैसा कहां गया आपको देखना है।
सीमेंट के दाम पहली बार छत्तीसगढ़ में एक दिन में 65 रुपए की वृद्धि हुए। इसका पैसा कहां गया? उत्तर प्रदेश के चुनाव में गया। आज खाद देख लीजिए, केंद्र सरकार ने यूरिया और खाद जो है 20% मांग से ज्यादा दिया है छत्तीसगढ़ सरकार को, लेकिन यूरिया कहां है? व्यापारियों के गोडाउन में है। आज किसान को नहीं मिल रहा है। आज जो है छापे जहां पड़ने चाहिए, जो गोडाउन से बाहर निकलने चाहिए, व्यापारियों से मिली भगत करके कांग्रेस के लोग जो हैं इस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। शराब का मुद्दा आप देख लीजिए, मोहन मारकाम जी कहते हैं कि शराब को लेकर आपने बताया था सर, जवाब ले लेते हैं अमित जी से क्योंकि समय कम है। अमित जी, कई सारे आरोप डॉक्टर साहब लगा रखे हैं, आप संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं गुप्ता सर का रुख करूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में कम से कम मुद्दा विहीन हो गई है। और इन्होंने कहा था हम 56 लाख कार्यकर्ता बनाए हैं और जब वोट पड़ता है तो 41, इट मींस इनके ही कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। और दीपेश जी, आप एक चीज बताइए, 13,000 करोड़ रुपए जब हमें जीएसटी का नहीं मिलता, बीजेपी का कोई लीडर अपने केंद्र के साथ सौतेला व्यवहार होते देख के कुछ नहीं कहता। जब राज्य का हित प्रभावित हो रहा होता है तब बीजेपी का नेता कुछ नहीं बोलता। जब उसना चावल केंद्र नहीं खरीदता तब बीजेपी का नेता कुछ नहीं बोलता। जब छत्तीसगढ़ के साथ लगातार सौतेला व्यवहार होता है, टोल पेनाल्टी का 4,140 करोड़ रुपए नहीं देती केंद्र सरकार, उस समय केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार को बीजेपी का छत्तीसगढ़ का लीडर क्यों कुछ नहीं कहता? क्यों ये इतना डरते हैं? यानी कि एक दूसरे के जो परेशानियां हैं उसको हम उजागर कर रखेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगा रखेंगे। वक्त बहुत कम है। दिनेश गुप्ता सर का एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। सर, कितना लाभ कांग्रेस को आप इस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से देखते हैं और नुकसान बीजेपी को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि बीजेपी अपने आप को कैसे मजबूत करती है, क्योंकि एक चेहरे की भी जरूरत होगी चुनाव से पहले। आप पहले ये सवाल कांग्रेस के समक्ष होता था कि डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कौन सा चेहरा है। अब वही उसी तरह का सवाल भारतीय जनता पार्टी में भी होगा, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी की बात हो रही थी वो क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। यदि आपकी सरकार ने काम नहीं किया है, जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है उसी तरह बहुमत आपको मिले जो पिछले चुनाव में मिली थी। सामान्यतः हम देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी तीव्र होती है, बहुत आपके पास मजबूत संगठन होगा तभी आप उसे रोक सकते हो, अन्यथा बहुत चुनाव में इसके ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है और ये कांग्रेस को भी इससे सीख लेनी चाहिए। जो 2018 में बीजेपी ने भुगता था, कहीं ना कहीं उससे सीख हर राजनीतिक दल को लेनी चाहिए। समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब देखने वाली बात होगी कि बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।